आप सबकी स्टडी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो उसे अच्छी चलाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी क्यों नहीं चल रही है। तो भाई आपको अच्छी चलानी है, और अच्छी चलाने के लिए हम आपके लिए आज एक और बेहतरीन वन शॉट लेकर आए हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये इसमें, और इसमें हम आपके बारे में बहुत सारी ऐसी अमेजिंग बातें करेंगे जिनमें मैं आपको यह भी बता रहा हूँ कि भाई अर्थ के पास भी मैग्नेटिज्म होता है या मैटर है ना। तो मैटर क्या सर, ये वही मैटर है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था? क्या ये वही मैटर है या कुछ और मैटर है? तो चलो आगे समझते हैं पहले इसको, मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो आप पहले मेरी वर्ड्स पर ध्यान देना, फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। आप लोग सभी जानते हैं कि भाई हमारे पास में एक मैग्नेट है, और मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। कहां से जाता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। और अगर इसके इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा सब्सटेंस आता है तो मैग्नेट इस पर क्या करती है? एक फोर्स एक्सर्ट करती है। तो वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो क्यों कर रही है, किस प्रॉपर्टी के थ्रू कर रही है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है? मैग्नेटिज्म। बात समझ में आ गई? तो यहां पर लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपल द ऑब्जेक्ट। यानी जिस प्रॉपर्टी के थ्रू जो हमारी मैग्नेट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करती है या फिर उसे रिपल करती है, उस प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है? मैग्नेटिज्म। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक मैग्नेट के पास, हम एक मैग्नेट के पास ये दूसरी मैग्नेट लेकर आए, तो यानी ये उसको या तो रिपल करेगी या अट्रैक्ट करेगी। रिपल या अट्रैक्ट कब करती है? तो आप सबको पता है कि सर जब अनलाइक पोल्स आपस में पास पास आते हैं तो ये अट्रैक्ट करती है ना। और जब लाइक पोल्स पास पास आते हैं, लाइक पोल्स जैसे कि सर अगर ये साउथ है और इसका भी क्या आ रहा है? साउथ आ रहा है, तो जब लाइक पोल पास पास आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करती है। क्या करती है? रिपल करती है। तो किस प्रॉपर्टी के थ्रू या तो ये अट्रैक्ट कर रही है या एक दूसरे को रिपल कर रही है, उस प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है? आप बोलोगे सर वो प्रॉपर्टी ही मैग्नेटिज्म है। क्या है वो प्रॉपर्टी? मैग्नेटिज्म है। चलो मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर ली, अब हम थोड़े से और डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, कि सर हम ये जो मैटर है इस मैटर के बारे में भी जरा बता दो कि यहां पर हम मैटर किस चीज से समझ रहे हैं, या इन मैटर का मतलब क्या है। देखो मैटर वही है जो आप समझते हैं कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई हमने वहां जो है 9th क्लास में मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया था। 3 स्टेट में डिवाइड किया था। पहले हमने बोला था सर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन यहां जो मैटर है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। लेकिन यहां जो डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, यानी मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग। यानी देखिए जो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अभी समझा देता हूं क्यों। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, ये 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, कैसे भी इनको पढ़ लीजिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर यहां जो मैटर है वो किसके बेस पर पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म के बेस पर पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो बीच की कंडीशन लेकर बैठते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो उनको बेस पर ही हम लोगों ने मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो भी कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? आप बोलोगे सर जी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। दूसरा होता है सर जी डाईमैग्नेटिक, ठीक है, और तीसरे होते हैं सर जी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है जी, ये 3 तरह के सब्सटेंस हैं जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर इनको हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। तो चलो ये मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, मैग्नेटिज्म क्या होता है, कैसे बात करते हैं, इन सब चीजों के बारे में एक बार आपकी छोटी सी समझ बन गई। तो अब हम चलते हैं कि सर एक बार हमें बता दो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी, व्हाट इज द, आप बोलोगे सर जी व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड व्हाट इज देयर प्रॉपर्टी। तो ये सारी बातें हम आपको इसके बाद समझाने वाले हैं। तो एक बार आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई मैग्नेटिज्म क्या है एंड मैटर क्या है और कौन कौन सी चीजें हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो भैया देखो शुरुआत हमने कर दी है एकदम अमेजिंग लेवल में। अगर मजा आया हो कि लग रहा है कि सर बेहतरीन तरीके से शुरुआत हुई है तो एक बार फटाफट से वीडियो में जुड़े रहना बस लास्ट तक, और अगर मजा आए तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार तरीके से मैं आपके दिमाग में हर एक चैप्टर डाल दूंगा क्लास 12th का।
तो चलो हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो शुरुआत, चलिए हम चलते हैं अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को समझने से पहले हमें थोड़ी सी बात आपको मैग्नेट के बारे में समझानी है, और फिर उसके बारे में समझाना है कि भाई किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो आओ चलो समझते हैं। भाई हमारे जो, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन इस वाली वीडियो में बता रहा हूं, अगर आपको इसके बारे में पूरी स्टार्टिंग से जानकारी लेनी है तो आप इसका जो चैप्टर नंबर 4 है वो आप स्टडी कर सकते हैं, जिसमें मैग्नेटिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि सर हम बात कर रहे हैं मैग्नेट के बारे में। तो मैंने आपको इसकी स्टोरी सुनाई थी कि मैग्नेट की जो खोज हुई थी, वो एक इंग्लैंड का बच्चा था 60 ईयर ओल्ड, वो क्या काम कर रहा था, ऐसे भेड़ बकरी चराने जा रहा था, तो उसको एक रॉक मिला जिसे हम लोड स्टोन भी कहते हैं ना, या फिर आप कहोगे सर उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, है ना, मैग्नेटाइट भी कहते हैं इसको हम, है ना। Fe3O4 आपने जाना होगा कि सर ये आयरन का ओर होता है, किसका ओर होता है, आयरन का ओर होता है, इसको मैग्नेटाइट भी कहते हैं। तो एक छोटा सा पत्थर है ये, ठीक है, लोड स्टोन, जो कि ये होता है सर जी नेचुरल। कैसा होता है, नेचुरल। क्या सर नेचुरल ही मैग्नेट हो सकती है, क्या हम आर्टिफिशियल नहीं बना सकते? तो हम कह रहे हैं यस सर, हम आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं। तो दो टाइप की मैग्नेट हो जाती है आपके पास में, एक होती है सर जी नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होती है वो पत्थर की तरह रहती है, लेकिन आर्टिफिशियल को हम कोई भी शेप दे सकते हैं, इसकी ढेर सारी शेप हो सकती है, जैसे हॉर्स शू, है ना, हॉर्स शू के शेप की होती है, सर्कुलर ऐसे हो जाती है ना। और आपको ये भी कह सकते हो कि सर ये जो बार मैग्नेट है ये भी आपकी होती है उसमें, ठीक है, बार मैग्नेट भी होती है। तो हम अगर बात करें नेचुरल मैग्नेट की, तो नेचुरल मैग्नेट होती है लोड स्टोन, ये पत्थर होता है, रॉक होता है, क्या होता है, ये रॉक। दूसरा क्या हमारी अर्थ भी है, तो हमारी अर्थ भी जो है वो क्या है बेटा, एक नेचुरल मैग्नेट है। अर्थ भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब इसके बारे में भी आपको कहानी समझाऊंगा कि क्यों अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ठीक है, अब चलो इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, कैसा फील्ड होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंट होता है। ये जो होती है आर्टिफिशियल, ये जो आर्टिफिशियल हमारी जितनी भी मैग्नेट होती हैं, इनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, लेकिन स्ट्रांग के साथ साथ में ये जो होता है ये इनका परमानेंट नहीं होता, ये कभी भी इसको लूज कर सकती है ना, कभी भी इसको लूज कर सकती है। जब तक इनमें करंट पास हो रहा है तब तक ये क्या करेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट काम करेंगी, लेकिन ये अपना मैग्नेटिक फील्ड उतने ही जल्दी से लूज भी कर सकती है, लेकिन इनमें परमानेंट होता है। अब एक बात समझना ध्यान से, अब मैं आपको समझाता हूं कॉज ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म भी कह सकते हो, एक ही बात है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिज्म क्यों आता है, क्यों आता है मैग्नेटिज्म। तो आपने भी पढ़ा होगा कि सर जब किसी वायर में हम चार्ज फ्लो करते हैं, क्या करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। पढ़ा है आप लोगों ने, जिसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कह रहे थे। तो आप पढ़ रहे हो कि सर यहां पर जब चार्ज फ्लो करते हैं, तो जब भी कहीं चार्ज फ्लो करते हैं या चार्ज मूव करते हैं या मोशन ऑफ चार्ज करते हैं होता है, तो वहां पर क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो आप बोलोगे सर कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म भी क्या है। अगर पूछने लगे कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिज्म क्यों है या मैग्नेट में मैग्नेटिज्म क्यों है, तो आप लिखोगे बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, मोशन ऑफ चार्ज, क्योंकि उस पार्टिकल में कहीं ना कहीं चार्ज फ्री है, और चार्ज फ्री होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, और इसी मोशन की वजह से इसमें क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिज्म आ रहा है। तो अब मुझे बताओ कि सर अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कहां से है, या अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, या अर्थ में मैग्नेटिज्म कैसे आया। तो अर्थ की कहानी सुनते हैं, तो आप बोलोगे सर अर्थ जो है हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है जो बाहर वाली पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से एक बार बताओ, क्या जो बाहर वाली पार्ट है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। फिर इसके अंदर एक लेयर होती है, इसको क्या हम मेंटल कहते हैं, है ना। और इसके अंदर जो होता है, क्या हम इसको कोर कहते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप बोलोगे सर जब हम बात कर रहे हैं क्रस्ट की, तो क्रस्ट पर सबसे कम प्रेशर होता है, मेंटल पर जाते हैं प्रेशर धीरे 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 धीरे, जैसे अंदर जाते रहते हैं, अंदर जाते रहते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता है। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और जैसे ये टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होते हैं, तो अंदर का जो मटेरियल है वो सर क्या बन जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। इतना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होता है कि लिक्विफाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस हैं, उनके जो एटम हैं, एटम से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री हो जाएंगे। एक बार सोच कर बताओ जल्दी, जब हम
क्रस्ट से नीचे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, तो सर प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होंगे तो आप बोलोगे सर किसी भी ऑब्जेक्ट में एक छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है कोई भी ऑब्जेक्ट, और उस पार्टिकल में उस एटम में जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है, यानी इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर है कि कोई सब्सटेंस टिक नहीं सकता, सब लिक्विफाई हो जाता है। तो इतने ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में एटम का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो क्या करेगा, मोशन करेगा, मोशन करेगा तो यहां जो है क्या होंगे, लिक्विफाई सब्सटेंस रोटेट करते रहते हैं। तो जब वो क्या होगा सर जी, जब भी ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा या चार्जेस फ्री होंगे तो यहाँ क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रिक के साथ साथ जब भी कोई चार्ज मोशन करता है तो क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। तो अर्थ के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं, ध्यान से समझ लेना। अर्थ के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों टाइप के फील्ड होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इसी की वजह से, क्योंकि अर्थ के अंदर भी ये चार्ज है, चार्ज मोशन कर रहे हैं और मोशन करेंगे तो अर्थ के अंदर भी क्या होगा, आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। तो इस तरह से अर्थ के पास भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। बात समझ में आ गई है ना, आप बोलो यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है सर जी नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल, जिनके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। जो नेचुरल है उन्हें लोडस्टोन Fe3O4 जो कि आयरन का ओर होता है, रॉक मटेरियल में पाया जाता है। दूसरा अर्थ भी हमारी क्या है, आपका नेचुरल मैग्नेट होती है। तीसरा आर्टिफिशियल जो होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, जैसे हॉर्सशू मैग्नेट टाइप में, इनकी शेप वगैरह अलग होती है। दूसरी बात मैंने बताया था कि इनमें जो जितने भी हमारे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, नेचुरल मैग्नेट होती है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है और परमानेंट होती है, लेकिन इनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, बट ये कभी भी लूज कर सकते हैं, इनकी परमानेंट नहीं हो सकती। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आप बोलोगे यस सर, एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक चीज दिमाग में बैठ गई। अब आगे बढ़ जाते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? तो भाई आप ऐसे समझो कि सर मैं खड़ा हूं तो मेरे चारों ओर का एक फील्ड होगा जहां मुझे लोग जानते होंगे। अब कुछ लोग मेरे से क्या है, कुछ लोग मेरे से इंस्पायर्ड होंगे और कुछ लोग मेरे को क्या कहें, देखकर आपको भी होता होगा, जो आपके पड़ोसी हैं वो जलते होंगे, पढ़ रहा बेटा इसका बेटा, तू नहीं पढ़ रहा है ना। तो इस तरह से आप लोगों से या तो कुछ अट्रैक्ट होंगे या फिर कुछ रिपल होंगे। तो ऐसे ही मैग्नेट है, तो मैग्नेट के चारों ओर भी एक क्या होगा, फील्ड होगा। या तो उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस आएगा तो वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, या तो अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, तो लिख दो इस डेफिनेशन को। क्या लिखोगे सर, द फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। क्या लिखोगे, द फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इन विच अनदर सब्सटेंस, जैसे अनदर सब्सटेंस एंटर करता है, द मैग्नेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दैट मैग्नेट। तो वैसे ही उस जो हमारी मैग्नेट है उस सब्सटेंस पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है। चलो इसको लिखते हैं और फिर आगे इसकी कहानी बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस की भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एंड इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आओ एक बार इन्हें बेहतरीन तरीके से समझते हैं, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो, ये जो डेफिनेशन है ये आप राइट डाउन कर लेना, लेकिन अभी आप समझो क्या करना है। भाई ये होगी हमारे पास में मैग्नेट, और इस मैग्नेट के चारों ओर एक फील्ड होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसके चारों ओर ऐसे एक फील्ड होगा, और इस फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाए, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, तो क्या ये मैग्नेट इसे फोर्स नहीं एक्सर्ट करेगी इस पर? बोलो हाँ या नहीं। आप बोलोगे सर अगर ये इसके अंदर एंटर करता है तो या तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर लेगी या फिर उसे क्या करेगी, रिपल कर देगी, है ना कहीं उस पर एक फोर्स लगाएगी। अब फॉर एग्जांपल ऐसे देख लो कि भाई आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसने लगे, है ना, तो आप उसमें क्या करोगे, वह दबा दबा, है ना। लेकिन अगर वो जानकार निकला तो फिर उसे बिठा लोगे कि आओ भी चाय पानी कराते हैं। तो आप भी तो ऐसे ही कर रहे हैं कि भाई आप भी तो क्या करते हैं, आप बोलोगे सर हम भी तो वही काम करते हैं कि या तो हम उसे अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपल करते हैं। तो ऐसी मैग्नेट है कि मैग्नेट के अराउंड एक रीजन बन जाता है ना, मैग्नेट की फील्ड लाइन जहां तक जाती है वहां तक एक रीजन बन जाता है, और उस रीजन में अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो मैग्नेट उस पर क्या करती है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है। तो वहीं पर लिखा हुआ है कि द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस एंटर, जैसे उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस एंटर करता है तो मैग्नेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट। तो मैग्नेट क्या करती है, उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, इसको डिनोट किससे करते हैं सर, बी से। इसका एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला।
और क्या होती है, और बोलोगे सर वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी होती है। तीसरी क्या होती है, आप बोलोगे सर न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ये भी होती है। तो इसकी मैंने एक नहीं 3 एसआई यूनिट लिखवा दी। पहला है टेस्ला, दूसरा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या तीसरा होता है एम्पियर अपॉन मीटर, सॉरी न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो ये 3 एसआई यूनिट होती है इनकी, तीनों में से कोई भी आ सकती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। एक और होती है गॉस, है ना, गॉस, और एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला होते हैं भाई साहब, ये भी लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे नोट डाल के ऊपर से, कि एक गॉस भी होती है इसकी, और एक गॉस में कितने होते हैं, आप बोलोगे 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। अब गॉस के बारे में बात आई है, तो गॉस का एक लॉ है जो हमारा किस में काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करता है। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में भी काम करेगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हमें क्या कर पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, एक मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक मैग्नेट के पास में, एक मैग्नेट के पास में सर दो चीजें होती है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, तो हमने वही लिखा है कि अगर इस मैग्नेट के पास दूसरा कोई मैग्नेट लेकर आते हैं जिसका नॉर्थ या साउथ कोई भी एक आएगा, तो आप बोलोगे सर लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये अभी हमने बताया भी था क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो लाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, और अनलाइक पोल क्या करते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, लाइक पोल क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात क्या है, जल्दी से बता दो। आप बोलोगे सर मैग्नेट हैज इट्स डाइपोल, यानी ये जो दोनों पोल मिल रहे हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये दोनों पोल मिलकर मैग्नेट का डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डाइपोल नहीं था, जिसमें क्या होता है, डाइपोल होता क्या है, ये बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो, उसी बारे में बात कर रहे हैं जैसे वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा था, तो ये दोनों पोल मिलकर भी मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं। और ये डाइपोल ऐसा होता है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। मतलब तुम्हारे समझ में आ रहा होगा सर, इधर वाली साइड पर हो गया नॉर्थ, इधर पर हो गया साउथ, और अगर मैं इसे बीच से तोड़ दूं तो इधर नॉर्थ हो जाना चाहिए और इस वाले पर साउथ आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, जैसे ही आप इसे ब्रेक करोगे तो इस पर भी नॉर्थ एंड साउथ और इस पर भी नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो यानी ये जो है आप ऐसे कह सकते हो कि आइसोलेटेड पोल्स कैन नॉट बी पॉसिबल इन द मैग्नेट। यानी मैग्नेट में अगर हम आइसोलेटेड पोल्स बनाने की कोशिश करें, आइसोलेटेड मतलब या तो खाली नॉर्थ या खाली साउथ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है कि मैग्नेटिक डाइपोल ब्रोक नहीं हो सकते। तीसरी बात हम बात क्या कर रहे थे, मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक से इसका एक बहुत गहरा संबंध है, छोड़ेंगे ना तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। भाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं सर जी, आप बोलोगे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये कुछ सब्सटेंस है जो कैसे होते हैं, फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट चिपका कर रख लेती है कि नहीं जाने दूंगा, है ना, टूट जाओ, फूट जाओ, मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट कर दो, लेकिन मैं इन मैग्नेट, इन सब्सटेंस को छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के चिपका के रख लेती है। ठीक है, चौथी बात क्या होती है, दे हैव डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का सबसे पता है कि सर इनके पास जो फील्ड लाइन होती है नॉर्थ से साउथ जाती है ऐसे, और इसके इनसाइड, इनसाइड द मैग्नेट आप बोलोगे सर साउथ से नॉर्थ जाती है, तो इनकी डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है, इसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। चौथी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी पांचवी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग दिमाग में रख लेना, मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेटिज्म। यानी इंडक्शन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, इंड्यूस प्रॉपर्टी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ी थी कि चार्ज बाय इंडक्शन प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेट भी इंड्यूस्ड हो सकता है, किसमें हो सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल में। मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें ये क्या करती है, इंड्यूस कर देती है। कैसे कर देती है, आओ समझते हैं। इसने कहा कि सर अगर हम क्या काम करते हैं, ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के पास हम कोई क्या लाकर रख दें, कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाकर रख दें, मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट, कोई भी एक ऐसा लाकर रख दें और उसे बार बार इस पर घिसे या चलाएं आसपास में, तो ये जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है इसमें भी किसकी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, आप बोलोगे सर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। और ये ऐसा ही एक हमने ट्रूथ भी देखा कि हमने क्या काम किया, अर्थ हमारे पास में क्या है, बोलोगे सर अर्थ हमारे पास में नेचुरल मैग्नेट है। अब अर्थ की जो नॉर्थ एंड साउथ है, कंपास से देखकर आप मेजर कर सकते हैं कि अर्थ की नॉर्थ एंड साउथ कहां पर है। तो नॉर्थ एंड साउथ पे आप क्या करो, एक आयरन नेल को लेकर जाइए,
आयरन की बड़ी सी एक छड़ लेकर जाइए और उसको नॉर्थ एंड साउथ में गाड़ दीजिए। आफ्टर सम टाइम ये देखोगे कुछ टाइम बाद, महीने 2 महीने बाद, उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएंगी उस आयरन नेल में। बात समझ में आ गई? उस आयरन नेल में भी क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि मैग्नेट क्या करता है, इंड्यूस करता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। जिस तरह से चार्ज अपना इंडक्शन देते हैं उसी तरह से मैग्नेट भी अपना इंडक्शन देती है मैग्नेटिक मटेरियल में। तो कैसी रही ये बात, आगे बताओ, समझ में आई? एक एक बात आपको दिमाग में बैठी कि हाँ सर एक एक चीज, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हर एक बात समझ में आ गई। तो अब चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ठीक है, चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ कि व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और बेहतरीन तरीके से समझते हैं इनको। ठीक है, आ जाओ। तो व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो चलो समझाते हैं। तो आप बोलोगे सर फील्ड लाइंस क्या बताती हैं? वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? द इमेजिनरी कर्व्स। ठीक है, इमेजिनरी कर्व्स। इमेजिनरी क्यों कह रहे हैं भाई इनको? भाई आपने कभी मैग्नेट की फील्ड लाइन देखी है उसके अराउंड? करे सर दिखाई तो देती नहीं है। देती नहीं है तो क्या है, इमेजिनरी तो है, ऐसा सोचा ही तो गया है ना? तो आप बोलोगे सर द इमेजिनरी कर्व, ठीक है, दैट फॉर्म्ड अराउंड द, ठीक है, दैट फॉर्म्ड अराउंड अराउंड द मैग्नेट, जो किसके चारों ओर बनता है? एक मैग्नेट के चारों ओर बनता है। विच रिप्रेजेंट, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ठीक है जी, विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस इमेजिनरी कर्व को ही हम क्या कह रहे हैं? आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आ रही है? द फील्ड लाइंस इज अ इमेजिनरी कर्व या इमेजिनरी पाथ, रोड, सड़क, कुछ भी कह लो, रास्ता है भाई, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि मैग्नेटिक फील्ड को, कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां जाएगा, ऐसे। तो द इमेजिनरी कर्व दैट फॉर्म्ड अराउंड द मैग्नेट विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनको समझाने से पहले, है ना, मैं आपको लिखकर नहीं, इसे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो भाई आप एक मैग्नेट बना लो ऐसे, ठीक है, एक मैग्नेट आपने बना ली। अब ये जो मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, ये इसके दो पोल होते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टी भी समझना और फील्ड लाइन को भी समझना। तो इसके चारों ओर क्या बनती है? ऐसे फील्ड लाइन बनती है, इस तरह से। ठीक है, आराम से समझिएगा, इस तरह से ये ऐसे फील्ड लाइंस बनती है। ठीक है, ऐसे, ये बाहर की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और ये एंटर। लेकिन ये यही नहीं रुकती, ये इस तरह से वापस भी लौट कर आती है। ठीक है, इनसाइड में भी ऐसे लौट कर आती है, इस तरह से ये लौट कर आती है। तो इनसाइड अगर हम बात करें तो इनसाइड जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है, और आउटसाइड जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? आप बोलोगे सर जी नॉर्थ से साउथ। तो अब इनकी प्रॉपर्टी का पहले बारे में मुझे बात करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होती है और कहां से एंड होती है। तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, आउटसाइड, कहां की बात कर रहे हैं? आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल, एंड एंड्स विद साउथ पोल, एंड्स विद साउथ पोल। कहां पर? आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। अगर हम बात करें कि आउटसाइड ऑफ मैग्नेट, तो आउटसाइड देख रहे हैं तो सर ये नॉर्थ से शुरू हो रही है और साउथ पर एंड हो रही है। एंड इनसाइड की बात करें तो आप बोले सर इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है, अगर इनसाइड द मैग्नेट की बात करते हैं तो दे, ठीक है, स्टार्ट या देयर डायरेक्शन, ऐसे लिख लो, देयर डायरेक्शन विल बी साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड की बात करते हैं तो सर नॉर्थ से साउथ रहती है, और इनसाइड की बात करते हैं तो साउथ से नॉर्थ रहती है। पहली बात यहां से देखकर समझना, कोई भी रटना नहीं है। दूसरी बात, एक बात मुझे ये बताओ, ये जहां से शुरू हुई वहीं लौट कर आ रही है कि नहीं? घूमकर, बाहर से घूमकर अंदर तक वहीं लौट कर आ रही है? बोलोगे हाँ जी सर। तो ये कैसा लूप बना रही है? तो आप बोलोगे सर दे फॉर्म्ड क्लोज लूप, दे फॉर्म्ड क्लोज लूप, क्लोज लूप। इट मींस सर जब हमने मैग्नेट को देखा तो मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस थी, जब हमने मैग्नेट को देखा तो इसकी जो फील्ड लाइन थी इनसाइड या आउटसाइड, तो आप बोलोगे सर ऐसे लौटकर वापस आ गई, लौटकर वापस आ रही है, तो कैसा लूप बना रही है? आप बोलोगे सर एक क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर।
तीसरी बात क्या है सर, कहीं भी दो फील्ड लाइन आपस में कट करती दिख रही है तो आप बोलोगे सर टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करेंगे जी इंटरसेक्ट? बिकॉज ऑफ, मान लो कि ये ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो यहां जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी और दूसरी ये डायरेक्शन होगी, और ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? दो फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, यहां पर लिख लो, ठीक है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट इंटरसेक्शन, ठीक है, देयर विल बी टू डायरेक्शन, देयर विल बी देयर विल बी टू डायरेक्शन, ठीक है, दो डायरेक्शन हो जाएंगी भाई साहब, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। अब बोल रहे हो सर क्यों? बिकॉज ऑफ जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती है? आप बोलोगे सर वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी का मींस होता है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो दो दो डायरेक्शन होगी। उस पॉइंट पर जहां ये इंटरसेक्ट कर रही थी वहां तो दो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। चौथी बात क्या होता है सर, जो फोर्थ थिंग आपको समझने की है वो चौथी बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कहां पर पास पास होती हैं? आप बोलोगे सर पोल्स पर पास पास होती हैं और मिडल में दूर दूर होती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर, क्लोजर एट पोल्स, ठीक है, एंड अवे, ठीक है, या फार अवे एट मिडल, मिडल में थोड़ा सा दूर दूर है, और पोल्स पर देखो तो पास पास है यहां पर। तो सर इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होंगी वहां मैग्नेटिज्म भी ज्यादा होगा, यहां पर मैग्नेटिज्म भी ज्यादा होगा। जब मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा तो आपने ये भी देखा होगा बचपन में, अगर कभी ऐसे घुमाई हो मैग्नेट, है ना, कभी ऐसे कुछ मजे करने के लिए, खेल कूद के लिए ऐसे मैग्नेट बांध ली रस्से में और फिर उसको घुमाते थे ताकि क्या हो जाए, उसमें ढेर सारे ऐसे इकट्ठा हो जाता था। तो भाई आपने देखा होगा कि जो उसपे आयरन फिल्स जहां इकट्ठी होती थी वो सबसे ज्यादा इकट्ठी कहां होती थी? आप बोलोगे सर नॉर्थ और साउथ पर इकट्ठी होती थी। वाई मिडल में क्यों नहीं होती थी? तो उसका रीजन यही है क्योंकि वहां जो है मिडल में मैग्नेटिक फील्ड कम होता था और नॉर्थ एंड साउथ पर मैग्नेटिक फील्ड हाई होता था, या मैग्नेटिज्म हाई होता था। पांचवी बात यह है कि जैसे आपने पढ़ा था कि हमारे पास में एक ये मटेरियल है ना, जिसमें करंट पास हो रहा है, तो इसमें जो है आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ही रहता है, इनसाइड नहीं रहता। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज सर्किट, ठीक है, इन अ क्लोज सर्किट इज नॉट जीरो इनसाइड, इज नॉट जीरो इनसाइड, यानी इनसाइड जीरो नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इसके रहता है, ठीक है, इसके इनसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये पांच बातें आप याद रखेंगे किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। इनको बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको, आई थिंक एक एक बात आपके दिमाग में गई होगी। तो चलो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर ये बात समझ में आई हो तो अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। तो हेलो डियर बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे कि हम लोग अभी बहुत सारे स्टडी कर चुके हैं मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में एंड मैनी मोर थिंग्स। तो अब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे अपने चैप्टर नंबर 1 में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था? आप बोलोगे सर इसमें क्या होते थे? एक सिस्टम होता था जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, इसे भी साथ में लेकर चलो ताकि आपको ये भी समझ में आता रहे। तो इसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते थे जो एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते थे, तो इसको हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा था। तो उसी के बेस पर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल सेम। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? तो आप बोलोगे सर एक मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वो नॉर्थ और साउथ दो पोल से मिलकर बनता है। अब ये जो दोनों पोल है क्या ये लाइक पोल है या अनलाइक पोल है? तो आप बोलोगे सर ये दोनों तो अनलाइक पोल्स है ना, अनलाइक पोल्स है सर, ये तो अनलाइक पोल्स है, तो सर मैग्नेटिक डाइपोल होगा क्या? तो आप बोलोगे सर इट इज अ सिस्टम, ऐसे लिख सकते हो, इट इज अ सिस्टम इन विच टू अनलाइक, समझ में आ रहा है, इन विच टू अनलाइक पोल्स आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस।
यानी हम ये कह रहे हैं कि सर जब एक मैग्नेट बनता है तो मैग्नेट में एक डाइपोल बनता है, जो किससे बनता है सर, अनलाइक पोल से बनता है। और ये अनलाइक पोल पास पास नहीं होते, ये दोनों पोल सेपरेटेड होते हैं किसी स्मॉल डिस्टेंस से। और उस स्मॉल डिस्टेंस को आप कुछ भी ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 2a ले सकते हो, 2d ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इसको मिलाकर बनता है मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा ये परमानेंट रहता है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन, इट कैन नॉट बी, ठीक है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। अब बात आती है कि सर क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ब्रोक कर सकते हैं? तो मैं कहता हूं यस, इट कैन बी ब्रोकन। इलेक्ट्रिक डाइपोल ब्रोक हो सकता है। व्हाई, कैसे? सर आप बोलो सर चार्जेस को क्या कर दीजिए, चार्जेस को डिफरेंट कर दीजिए तो भी एंड हो जाएगा। सेपरेशन जो इनका होता है वो फिक्स होता है, अगर आपने उसमें चेंज करा तो भी ये बदल जाएगा। लेकिन ये मैग्नेटिक डाइपोल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। फिर होता है सर जी, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो क्या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होता है ना? तो मैं कहूंगा बिल्कुल होता है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या था, तो आप बोलोगे सर P इज इक्वल टू था Q इंटू 2L। तो सेम यहां पर भी आप लोग डेफिनेशन भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीजें, आपको टेंशन मत लो। तो यहां पर सर नॉर्थ एंड साउथ होते हैं, है ना? तो इनके पास क्या होता है, इनके पास चार्ज नहीं होता, इनके पास होता है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है जी। इनके पास क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं QM से, या कहीं पर स्मॉल m से भी डिनोट किया जाता है। तो आप या तो QM ले लो या M ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर ये होता क्या है ना? डाइपोल मोमेंट की एक बार डेफिनेशन बता दो। तो आप बोलोगे सर इनका डिस्टेंस हमने मान लिया 2a या 2l, जो भी आपको लेना है। तो सेम लिखना है द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज, ठीक है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ, किसी भी एक की पोल स्ट्रेंथ ले लो, एंड दूसरा क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ द पोल्स, सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ द पोल्स, यानी जो हमारे पोल्स हैं वो कितनी सेपरेटेड डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कह रहे हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, है ना? डिनोट किससे करते हैं? तो आप बोलोगे सर इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू हो जाता है भैया QM इंटू 2a, या तो QM से डिनोट कर लो, या और करके स्मॉल m इंटू 2a, स्मॉल m इंटू 2a। तो ये इनकी हो जाती है भाई साहब, आप बोलोगे फॉर्मूला, या तो ये फॉर्मूला लिख लो या ये फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, है ना? इतनी बात समझ में आ गई, बोलोगे हाँ जी सर। अब इसका सर जी SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट आप एक बार बता दो। तो भाई आपने पढ़ा था कि ये जो पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, ये किसके लिए है? आप बोलोगे बार मैग्नेट के लिए। किसी कॉइल के लिए जो होती है, कॉइल के लिए जो होती है, तो हमने एक पढ़ा था ना लॉ, किसमें पढ़ा था, एम्पियर के लॉ में, है ना? जब हमने किस पर निकाला था, एक सोलेनॉइड पर हम लोगों ने निकाला था, तो वहां से निकल कर आया था M इज इक्वल्स टू NIA। N क्या था, नंबर ऑफ टन्स थे। तो यहां से इसका SI यूनिट क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर इसका SI यूनिट बन जाएगा, I4 क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, और A4 होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाता है, SI यूनिट हो जाता है। तो सर जी पोल स्ट्रेंथ, ये जो पोल स्ट्रेंथ है इसका SI यूनिट क्या होगा? तो SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, है ना, पोल स्ट्रेंथ, इसकी SI यूनिट क्या होगी, है ना? तो आप बोलोगे सर जी इधर आ जाओ, M की जो SI यूनिट है, M की जो SI यूनिट है वो है सर जी एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू है M इंटू 2a। तो भैया आप बोलोगे सर एम्पियर मीटर स्क्वायर, M की हमें निकालनी है, 2a क्या सर जी, मीटर, मीटर से मीटर हो गया तो M इज इक्वल्स टू हो गया एम्पियर मीटर। क्या हो गया, एम्पियर मीटर। ये क्या होगी सर जी, ये पोल स्ट्रेंथ की SI यूनिट हो जाएगी, किसकी, पोल स्ट्रेंथ की, ठीक है। यहां तक एकदम बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? तो अब जब भी M आएगा, कैपिटल M आएगा मैग्नेट में, तो समझ जाना वो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और अगर किसी बार मैग्नेट के लिए कह रहा है तो फॉर्मूला होता है M इज इक्वल्स टू QM इंटू 2a, या फिर स्मॉल m इंटू 2a। और अगर किसी कॉइल की बात करेगा या किसी सोलेनॉइड की बात करेगा तो ये होता है M इज इक्वल्स टू NIA।
एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, आई क्या हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, ए क्या होता है सर जी, एरिया होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या अब एक बार बताओ, क्या सर ये जो एनालॉजी फॉलो करता है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनालॉजी जो होती है, क्या ये दोनों सेम है? तो मैं कहूंगा हाँ जी सेम है ना। एनालॉगी क्या होता है सर, कि दोनों का बिहेव सेम होता है, जैसे ये काम करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, तो आप खुद भी देख रहे हैं कि सर दोनों का सेम ही नेचर है। तो दिस इज द एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसी एनालॉगी के बिहेव पर हम लोगों ने जाना था कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे इक्वेटोरियल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे हम एक्सियल पर, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं एक्सियल, इक्वेटोरियल, इन सब पर? तो हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, और दोनों की वैल्यू वही आएगी जो सेम है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आओ इन एनालॉगी को आराम से समझते हैं, ध्यान में रखते हैं, है ना, और कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, इतनी बात हम बताते हैं आप लोगों को। तो भाई जितनी भी बात अभी तक मैंने समझाई, अगर मजा आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी भेज देना कि भाई बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर आपका आज ही फिनिश हो जाएगा, कि भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे ज्यादा इजी चैप्टर कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो चलो एनालॉगी के बारे में, एनालॉगी को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, दिमाग में छापते हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके थे, है ना, तो इसके बारे में आप लोग जानते हो कि सर ई जो एक्सियल आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, तो कितना आता था निकल के? आप बोलोगे सर वहां जो आपका कांस्टेंट होता था वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ जो कांस्टेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो आप बोलोगे सर वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बस कांस्टेंट में भी ध्यान रखना है कि ये इतना होगा तो ये इतना होगा। अब जैसे एक्सियल के लिए निकालते थे तो E इज इक्वल्स टू आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। तो अब यहाँ एनालॉगी का मींस कहता है कि अगर हम बी एक्सियल निकालेंगे तो सेम होगा, ठीक है, सेम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला कुछ ऐसे चेंज होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ जो है ये क्या होता था 2p, लेकिन हमारे पास में होगा 2m। यहाँ ये क्या, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, तो ये क्या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है अपॉन r क्यूब। फिर सर ई इक्वेटोरियल निकालते थे, ठीक है, तो आप बोलोगे सर तब निकल के आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। तो अब इधर बता दो, अगर b इक्वेटोरियल निकालोगे तो जल्दी से बताओ क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, आप बोलोगे सर ये m अपॉन r का क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे सर यहाँ पर अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए निकालें, E फॉर पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ आइसोलेटेड हो जाएगा, आइसोलेटेड पोल, सिंगल पोल के लिए कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये m की जगह, कैपिटल M की जगह qm आएगा अपॉन r क्यूब, और qm की जगह आप स्मॉल m भी ले सकते हो। ठीक है, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। ठीक है, ये बात समझ में होगी। सर जो टॉर्क होता था, टॉर्क जो होता था, आप बोलोगे सर वो होता था PE साइन थीटा, है ना, याद है कि नहीं? तो क्या सर यहाँ भी टॉ जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होगा? आप बोलोगे सर P की जगह M हो जाएगा, E की जगह B हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो दिस इज द एनालॉगी बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान रखना। जो फॉर्मूला यहाँ बन रहा था वही फॉर्मूला यहाँ बनेगा, बस Q की जगह QM लेना है, P की स्थान पर आपको कैपिटल M लेना है, ठीक है, बस बाकी सारी चीजें वही है जो पहले थी। अब इसी एनालॉगी का यूज करके, ठीक है, सबको एक ही जैसा प्रूफ करना है अगर कहीं आ भी जाए तो। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। आप बोलोगे सर अगर मुझे एक्सियल पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ये QM, ये भी QM हो जाएगा आपका, ये प्लस का, ये माइनस का, ऐसे ले लो। ठीक है, ये साउथ और ये नॉर्थ। अब आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुझे यहाँ फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर, यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी? सेम लिख लेना आप लोग, R होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, तो सेम बिल्कुल प्रोसेस लगा देना अब जैसे पहले निकालते थे। तो N से जो डिस्टेंस होगी वो R माइनस L, और S से जो डिस्टेंस होगी वो R प्लस L। फिर N से जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप बोलोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आप बोलोगे सर QM अपॉन में R माइनस L का स्क्वायर। फिर आप S से जो बोलोगे B2 हो जाएगा वो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, है नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे सर, B1 में से B2 माइनस कर देंगे और आंसर निकल के आ जाएगा जो हमने निकाला है।
ठीक है, ये वाला जो निकाला है, फिर ऐसी सेम ये, ऐसी सेम ये, तो हर किसी का प्रूफ सेम ही होगा। तो उसके लिए आपको क्यों इतनी मेहनत करने की जरूरत है जब आपको ये सारी चीजें पता है। ठीक है, तो आपको ये पता है, उसके बेस पर ये आ जाएगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लग रहा हो कि सर एक बार प्रूफ करके दिखा दो, तो ऐसे प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे प्रूफ कर सकते हो। अब तो सॉल्यूशन ही रह गया, अब तो बस सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। अब इसके बेस पर हम लोग एक चीज प्रूफ करते हैं कि अगर हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को, ठीक है, प्लेस कर दें, तो सर कितना उस पर टॉर्क लगेगा, कितना उससे वर्क डन होगा, ये सारी चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो मैग्नेट टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको भी हम समझते हैं। सर एक बात समझा दो मुझे कि मान लो ये हमारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारे क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक क्या रख दिया, आप बोलोगे सर मैग्नेट रख दिया। ठीक है, ये साउथ और ये नॉर्थ, जो कितना एंगल बना रहा है, आप बोलोगे सर जो थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो इसको लिखेंगे सर कि व्हेन अ मैग्नेट, कौन सी मैग्नेट है, आप बोलोगे सर बार मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट, और आप ये भी लिख सकते हो करंट कैरिंग लूप। ठीक है जी, करंट कैरिंग लूप। अब करंट कैरिंग लूप क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस बात को समझो आप। देखो, जो बिहेव हमारी ये बार मैग्नेट करेगी, वही बिहेव हमारे पास में क्या करेगा, आप बोलोगे सर जी एक करंट कैरिंग लूप भी करेगा। दोनों का बिहेव सेम होगा। मान लो ऐसे सर जी, एक हमारे पास में एक करंट कैरिंग लूप है, ऐसे मान भी सकते हो आप लोग। तो इसमें जो करंट पास हो रहा है, तो उसकी वजह से भी सेम बिहेव होगा जो बार मैग्नेट का होगा। तो दोनों कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझाऊंगा क्यों। व्हेन अ बार मैग्नेट ऑफ करंट और या करंट कैरिंग लूप placed placed in a uniform magnetic field making an angle theta with किससे सर, मैग्नेटिक फील्ड। इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है जी, ये क्या करती है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है। क्यों, क्योंकि सर यहां पर एक फोर्स लगेगा, यहां पर एक फोर्स लगेगा, जो कि F इज इक्वल्स टू होगा mb, और जो कि यहां पर भी F इज इक्वल्स टू होगा mb। अब ऐसा क्यों होगा, तो देखो बार मैग्नेट है, तो नॉर्थ और साउथ दो पोल है। अगर करंट कैरिंग लूप होता तो सर करंट ऐसे जाता, ऐसे जाता, तो इसके थ्रू एक फोर्स ऐसे लगता, एक फोर्स ऊपर की तरफ, फिर एक फोर्स नीचे, फिर एक फोर्स ऊपर, फिर एक फोर्स नीचे, फिर एक फोर्स ऊपर। तो करंट कैरिंग लूप ले लो या फिर ये आप बार मैग्नेट ले लो, दोनों का बिहेव सेम होगा। तो दोनों ही इसको कहां करने की कोशिश करेंगे, आप बोलोगे सर इसको पैरेलल करने की कोशिश करेंगे। किससे, आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो या कोई भी आप चीज ले लो, वो अपनी डायरेक्शन में ही किसी चीज को फ्लो करने की कोशिश करता है। जैसे हवा बह रही है, तो हवा भी आपको अपनी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है ना। कोई भी चीज आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ताकि इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना हो। तो इसे अपनी कहां करेंगे, अपनी पोजीशन में लाने के लिए करेंगे, अपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसकी फील्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से इस पर एक फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स जो होगा सर, टॉर्क जो होगा, अब आप बोलोगे सर टॉर्क क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी कोई ना कोई क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है, जो कि हमने 2a लिया था। तो सर टॉर्क जो होता है, आप बोलोगे टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको एक बार ऐसे समझो कि सर हमारे पास में ये जो मैग्नेटिक डाइपोल था, ठीक है, या करंट कैरिंग लूप था, तो ये सर कितना एंगल बना रहा था, थीटा एंगल। कितनी डिस्टेंस इसकी सेपरेशन, आप बोलोगे सर 2a। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आप बोलोगे सर ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार जल्दी से बता दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या इसकी वैल्यू 2a sin थीटा हो जाएगी, एक बार खींच के बताओ। तो आप बोलोगे सर टॉर्क जो होगा, यहाँ पर फोर्स है mb, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2a sin थीटा। ठीक है, एक बार जल्दी बताओ। तो टॉ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टॉ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर, है ना, आप बोलोगे सर m इंटू 2l, दोनों को मिलाकर b sin थीटा। ठीक है, 2l यानी 2a। तो m जो है, ये जो स्मॉल m था, ये क्या था, पोल स्ट्रेंथ होता है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, तो m इज इक्वल्स, हमने बताया था m इंटू 2a होता है, या m इज इक्वल्स टू qm इंटू 2a होता है ना, याद है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर ये कैपिटल M हो जाएगा,
ये बी हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। तो टॉ इज इक्वल टू हो गया एम बी साइन थीटा। इतना टॉर्क इस पर लगेगा। किस पर लगेगा सर? ये जो हमने बार मैग्नेटिस में रख दिया। अब इसकी कंडीशन भी ले सकते हो कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तो टॉ इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाए तो टॉ मैक्सिमम होगा, विच इज m इंटू बी। ठीक है, m क्रॉस b। ठीक है, टॉ मैक्स हो जाएगा। एक चीज और समझ लो, अगर मैं इसको ये देखूं वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लिखूं तो b साइन थीटा है ना, साइन थीटा को हटाकर हम क्या लगा सकते हैं? m क्रॉस b। क्या लिख सकते हैं? m क्रॉस b। तो हमारा टॉर्क कैसी क्वांटिटी होता है? आप बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। किसके परपेंडिकुलर होता है? आप बोलोगे सर पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर m क्रॉस b आ गया, सबसे मैक्सिमम होगा। उस केस में आप m की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, टो मैक्स अपॉन में b होता है कि अगर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा है, कोई भी डायपोल को रखा है, तो जितना मैक्सिमम टॉर्क लगेगा वो उसकी क्या हो जाएगा सर जी? डायपोल मोमेंट का फॉलो करेगा, डायपोल मोमेंट को बताएगा। ठीक है, यहां से भी इसकी डेफिनेशन आप लोग दे सकते हो जैसे भी आपको समझ में आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला किसी की भी डेफिनेशन बनानी होती है तो नीचे वाले को यूनिट बना लो। तो आप बोलोगे सर द मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक डायपोल को किस में रख दे रहे हैं? डायपोल कह लो या आप कह लो सर जो हमारे पास में बार मैग्नेट है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो कितना मैक्सिमम टॉर्क फील करेगी यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में, यही क्या हो जाएगा? उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। यहां से भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं, जो हमने बताई थी डेफिनेशन वो भी, और यहां से भी कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये इतना क्या हो गया, इस पर आप बोलोगे सर टॉर्क लगेगा इस वाले बार मैग्नेट पर। अब इसी बार मैग्नेट के थ्रू जब ये यहाँ पर, एक बार बताओ, जब यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो क्या यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा? अभी तो हमने टॉर्क निकाल दिया। जब भी ये घूमेगा तो घूमने पर क्या होगा सर? उसका पोजीशन चेंज होगा। जब भी पोजीशन चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो सर वर्क डन भी होगा। तो आप बोलोगे सर वर्क डन निकाल दो ना फिर एक बार, कितना वर्क डन वहां पर करेगा ये भी आप हमें बता दो। तो चलो अगला हेडिंग बना लो कि वर्क। अब हम लोग करने वाले हैं कि वर्क डन कितना होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जो अभी आपने डायग्राम बनाया था वही आपको डायग्राम बनाना है, कोई फेरबदल नहीं है उसमें। व्हाई? बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप एक मैग्नेटिक डायपोल रख रहे हैं। ठीक है, साउथ से नॉर्थ। तो सर ये क्या होगा? आप बोलोगे ये किसी ना किसी एंगल पर रखा गया है जो कि थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ से भी डी थीटा ये रोटेट हो गया। और जब डी थीटा रोटेट हो गया तो सर इस पर जो वर्क डन होता है, आप बोलोगे सर वर्क डन का मतलब ही होता है कि टोटल वर्क जो होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा है तो सर जी वर्क डन भी कितना होगा? छोटा सा। डी थीटा एंगल वो डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है यहाँ पर? फोर्स नहीं सर, टॉर्क लगता है ना। दो फोर्स लगते हैं इक्वल एंड अपोजिट, और जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक साथ लगते हैं परपेंडिकुलरली तो वो क्या बनाते हैं? टॉर्क बनाते हैं सर। तो आप बोलोगे सर डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, टॉर्क की वैल्यू क्या थी? आप बोलोगे सर एम बी, ठीक है, कैपिटल एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। नाउ इंटीग्रेटिंग, है ना, इंटीग्रेटिंग दोनों तरफ का इंटीग्रेट कर दो ऑन बोथ साइड, है ना, बोथ साइड दोनों तरफ का जब आप इंटीग्रेट करोगे तो सर कितना वैल्यू निकल के आएगी? आप बोलोगे सर डी डब्ल्यू किसके थ्रू? एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहाँ से? थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, इसमें आप गड़बड़ मत करना, ये कैपिटल एम है। ठीक है, मेरा वो थोड़ा जल्दीबाजी में बन जाता है। तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ एम और बी बाहर, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो साइन थीटा का जो होता है सर जी, एक बार खींच के बता दो कितना होता है। आप बोलोगे सर माइनस कॉस थीटा होता है, थीटा 1 से थीटा 2। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस, थोड़ी देर के लिए बाहर ले लो, आप ये वैल्यू रखोगे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अब आप बोलोगे सर माइनस अंदर भेज दीजिए, तो आप बोलोगे सर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हो गया एम बी। ठीक है, एम बी। अब ये जो cos थीटा था, देखो ये माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का, तो cos थीटा 1 प्लस का और cos थीटा 2 माइनस का। अब यही जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा। ठीक है, एलओई। अब इसकी कंडीशन है कि इफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाए? पाई बाई, एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू हो जाए थीटा। थीटा 1 कितना है? पाई बाई 2। थीटा 2 कितना हो जाए सर? थीटा। तो u इज इक्वल्स टू एम बी कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस थीटा। आप बोलोगे सर u इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम बी
cos 90 कितना होता है 0 माइनस cos थीटा, ये माइनस बाहर आएगा तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी वर्क किसमें स्टोर हो जाएगी, वर्क डन करने में, ठीक है। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी और इतना ही वर्क डन आपको करना पड़ेगा इसको रोटेट करने में, दोनों ही एक बात है। तो कैसे भी इसको समझ लो जिस तरह से आपको समझना है। वर्क डन के लिए आपको फॉर्मूला स्टेट करने के लिए गए तब भी यही करना है, और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोले तब भी यही लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद वर्क डन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने जो इसका टॉर्क था वो भी निकाल लिया। सर अब आगे की बताओ क्या करना है हम लोगों को। तो आगे हमें इनके बारे में समझना है कि जो मैटर्स हैं हमारे पास में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उससे पहले हमें कुछ ये बातें समझनी है कि सर मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। बहुत छोटे 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 कुछ 2-4 पॉइंट हैं, उनके बारे में एक बार स्टडी करनी है। एंड देन फिर अब क्या बचेगा इसमें, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बताना है, और लो जी आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं जो कि दो लाइन की हैं, मजा भी आ जाएगा आपको और समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अपने सब्सटेंस एंड फिर आपका चैप्टर का एंड। तो वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत तगड़े तगड़े बनते हैं, मजेदार एकदम, ठीक है। तो भाई अब अगर आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, एक बार कर दो, ठीक है, एक बार अपना सपोर्ट कर दो भाई को, ठीक है। तो भाई जेन्युइन तरीके से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो चलो इन छोटी छोटी सी बात, जिनमें सबसे पहला बात आता है मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी मैग्नेटिक इंडक्शन में हम एक और टॉपिक आपको पढ़ा देंगे जिसका नाम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुना था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। लेकिन सबसे पहले बात समझ लो कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। कि लेट कर लो कि सर हमारे पास में ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई आयरन का पीस रख दिया या आयरन नेल आपने यहां पर रख दी, ठीक है, ये आयरन नेल है, आयरन नेल। तो आप बोलोगे सर कि जब हम किसी भी एक अनमैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो एक्चुअल में इसमें भी क्या प्रॉपर्टी आ जाती है, ये भी जो हमारा आयरन नेल है ये मैग्नेटिक, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, या ये कह सकते हो सर इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्या करना है समझ में आप बता देते हैं हम लोग। तो आप बोलोगे सर व्हेन अ आयरन नेल, ठीक है, व्हेन अ आयरन नेल इज प्लेस्ड in a uniform magnetic field, uniform magnetic field, it also gets magnetized, ठीक है, मैग्नेटाइज्ड, कि ये भी क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज्ड हो जाती है। इट मींस ये क्या किसकी तरह बिहेव करती है, इट मींस इट बिहेव्स, ठीक है, इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, ठीक है, एक बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करेगी। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी, भाई मैग्नेट एक ऐसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसके चारों तरफ एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी। कैसे, इसको दूसरे उसमें समझते हैं इस तरह से। ये आयरन नेल था, है ना, आयरन नेल, थोड़ा सा मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूं, इसको थोड़ा सा वाइड इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो जैसे ये फील्ड लाइंस थी, ये फील्ड लाइंस थी, ऐसे पास हो रही है। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी और ये इस तरह से इसमें से पास होंगी, ठीक है, इस तरह से इसमें से पास होंगी और ये पास होती चली जाएंगी इसमें से। तो क्या बनाएंगी सर, आप बोलोगे सर इसमें क्या आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई तो सर इसका मीन्स क्या है, इसका ये वाला जो है ये बन जाएगा साउथ और ये बन जाएगा नॉर्थ। तो क्या सर इसकी भी फील्ड लाइंस होंगी, हाँ जी सर, इसकी भी ऐसे डॉटेड करके दिखा देता हूं, कहां से कहां की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी, ठीक है, इसकी भी फील्ड लाइंस होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ना, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप बोलोगे सर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है ये, इस ऑब्जेक्ट से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है वो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय phi b इज इक्वल्स टू ba cos थीटा, है ना, phi b इज इक्वल्स टू कितना होता है, ba cos थीटा, ठीक है। तो कैसी क्वांटिटी है ये सर, ये सब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बात ध्यान से समझना। अब जितने ज्यादा इसमें फील्ड लाइन पास होंगी उतना ही ज्यादा ये क्या होगा सर, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा तो आप बोलेंगे सर इस पर मैग्नेटिक इंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? आप बोलोगे सर जब हम एक ऑब्जेक्ट को जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उस ऑब्जेक्ट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो जो अनमैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट था वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। और जितनी फील्ड लाइंस उससे पास होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब मेन बात आता नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या एक्सप्लेन करती है बेटा? तो आप बोलोगे सर जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया था, आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये क्या हुआ? मैग्नेटाइज हुआ। अब ये मैग्नेटाइज क्यों हुआ? तो आप बोलोगे क्योंकि सर मैग्नेट की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू इसने इसको मैग्नेटाइज कर दिया। तो बस इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, दोनों में से कुछ भी नाम दे लो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर? आप बोलोगे सर द प्रॉपर्टी, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय विच, ठीक है, बाय विच इट मैग्नेटाइज, ठीक है, इट मैग्नेटाइज द सब्सटेंस। जो भी हमने सब्सटेंस था उसको इसने क्या किया था? मैग्नेटाइज किया था। किस प्रॉपर्टी के थ्रू किया था? तो सर एक इसकी कोई प्रॉपर्टी रही होगी जिसके थ्रू उसने उस सब्सटेंस को क्या किया? मैग्नेटाइज किया। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय विच इज मैग्नेटाइज द सब्सटेंस इज कॉल्ड आपका, इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी, और आप इसको मैग्नेटाइजिंग भी फोर्स भी कह सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये होता कितना है? तो आपने पढ़ा था कि सर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन आई, ऐसे रख लो कि इसको सोलेनॉइड में रखा हुआ है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन आई। अब ये जो एन आई होते हैं, ये जो एन आई होती है, यही दोनों मिलकर सर क्या बन जाती है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम H कह रहे हैं। तो H की वैल्यू क्या आ गई सर? H इज इक्वल्स टू होता है B अपॉन म्यू नॉट। तो आप यहां से भी डेफिनेशन दे सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या आपकी सर? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों के रेशियो को, ठीक है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होता है ना? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप बोलोगे सर इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, याद रखना क्या होता है इसका? एम्पियर पर मीटर। याद से समझ में आ गया सारी चीजें? एकदम डिटेल से आपको सारी चीजें लिंक करके समझा रहा हूं कि कौन सी चीजें क्या है। सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब आप किसी अनमैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी उसको मैग्नेटाइज कर देगा। किस प्रॉपर्टी के थ्रू करेगा? उस प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है? आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो सर जितनी उसके अंदर फील्ड लाइंस जाती हैं वो क्या बनाती हैं? आप बोलोगे सर वो बनाती है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम नोट करते हैं phi b से, और phi b इज इक्वल्स टू होता है ba cos थीटा। इसकी एसआई यूनिट भी लिख लो भाई। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है सर वेबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर। तो ये 3 टॉपिक आपको हमने समझा दिए। अब ऐसे ही कुछ 2 से 3 टॉपिक और आपको समझाने हैं, जिनमें सबसे पहला आएगा आपका मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसके बाद आपका आएगा सस्पेक्टिबिलिटी, और फिर उसमें रिलेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला हेडिंग डाल लेंगे अपना। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इंडक्शन होता है, फ्लक्स होता है, फिर उसमें आपका क्या आ जाता है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आ जाती है, मैग्नेटिक फोर्स लगा देती है। फिर अब हमने पढ़ा था जिस प्रॉपर्टी के थ्रू वो उसको मैग्नेटाइज कर रहा था उस प्रॉपर्टी का नाम ही हमने क्या रखा था? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि भाई जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इसको समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो भाई ये भी अपनी क्या बनाने लगता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अभी मैंने बताया था इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनने लग जाता है। तो जब ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो वो क्यों बनाएगा? तो आप बोलोगे सर क्योंकि इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल्स है ना? और वो क्या है सर? वो सारे के सारे अलग अलग लेवल से रैंडमली ऐसे रखे हुए, ठीक है, अलग अलग वे में रखे हुए, है ना, रैंडमली। लेकिन जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास होता है तो इसके जो डाइपोल्स हैं वो सर एक लाइन में, है ना, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। क्या सारे अलाइन हो जाते हैं? नहीं, कुछ अभी भी रैंडमली रहेंगे। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतने ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? अलाइन हो जाएंगे, और जितना वीक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतने ही कम ये क्या होंगे? एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे।
तो सर ये जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये क्या बताती है? ये बताती है कि सर यूनिट वॉल्यूम में कितने ये जो आपके डाइपोल मूवमेंट है, ये डाइपोल्स हैं, वो कितने अलाइन हो गए। तो ये क्या डिफाइन करती है कि सर इट इज डिनोटेड बाय आई, और आई इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका, आप बोलोगे सर डाइपोल मूवमेंट अपॉन में वी, यानी टोटल वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है, ये कौन बताता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो सर वो क्या करेगा? खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो जो उसके अंदर डाइपोल रखे हुए थे वो एक लाइन में अलाइन होंगे, और अगर लाइन में अलाइन होंगे या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे, तो कितने अलाइन हो जाएंगे उसको कौन बताता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, अगला होता है सर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, तो अगला टॉपिक हो जाता है हमारे पास में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या डिफाइन करता है सर ये? आप बोलोगे सर इट इज डिफाइन, है ना, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो होता है भैया? आप बोलोगे सर इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कह रहे हैं। तो हमारा जो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है म्यू, वो इज इक्वल्स टू हो जाता है सर जी कितना? आप बोलोगे भैया वो हो जाता है आई अपॉन में एच। क्या है सर इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो मैंने कहा कि भाई जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे थे? यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे, तो आप बोलोगे सर इस पर क्या लगा? फोर्स लगा। फोर्स लगने की वजह से इसके जो ये क्या थे सर, इस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ। फोर्स अप्लाई होने की वजह से आप बोलोगे सर इसके जो डाइपोल मोमेंट थे वो अलाइंड हो गए। तो भैया यूनिट फोर्स पर कितने, यूनिट फोर्स पर जब हमने फोर्स लगाया तो यूनिट फोर्स पर कितने मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो गए, ये चीज कौन बताती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताती है। बात समझ में आ गई है ना? कौन बताता है? ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताती है ये चीजें। ठीक है, कि यूनिट मैग्नेटिक फोर्स लगाने पर कितने उसके जो डाइपोल मूवमेंट थे वो क्या हो जाएंगे? फील्ड की लाइन में अलाइन हो जाएंगे यूनिट फोर्स लगाने पर। क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एक फोर्स ही तो है, जो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास में रखा था, आयरन नेल रखा था, इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे सर? एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे। तो उस कोई हम लोग क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। समझ में आ गई बातें? अच्छा जी, उसके बाद ये चीज करने के बाद में हम लोगों को आराम से समझना है कि सर जी आपका रिलेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो रिलेटिव है ना, रिलेटिव, और उसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है सर? ये म्यू आर इज इक्वल्स टू होता है, म्यू आर इज इक्वल्स टू होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। कितना होता है? म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू क्या है सर जी? ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है, ऑफ अ मीडियम टू द, है ना, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा सर जी? डायमेंशनलेस है ना, दोनों तो क्या है? ससेप्टिबिलिटी है, तो डायमेंशन लेकर इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर इज डायमेंशनलेस। अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है भाई? इसकी भी एसआई यूनिट सेम है, इसकी भी एसआई यूनिट सेम है, तो ये भी डायमेंशनलेस है, यानी इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसकी भी कोई एसआई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, दोनों की सेम ही तो है, तो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। सीधे बात यहां पर भी आती है कि सर रिलेटिव, है ना, रिलेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है सर? ये भी रेशियो होती है। किस किस का रेशियो होती है सर जी? ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम टू द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये दोनों ही सेम है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी, तो इसकी भी कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी। फ्रेंड्स, अब हमें बात करनी है एक छोटे से रिलेशन पर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने बात करी थी सर जी, जो काई एम होता है वो कितना होता है? आई अपॉन एच होता है।
तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, आप बोलोगे सर काई एम इंटू एच हो गया, है ना, ये बात ध्यान रखनी है। देन वी नो दैट, अभी हम लोग जान रहे थे भाई कि सर जो हमारे पास में मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है H बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल मैग्नेटाइजिंग फोर्स आ जाएगा, टोटल कितना लगता है, जो कि बी अपॉन म्यू नॉट होता है। तो म्यू नॉट को इधर लेके आ जाओ, तो सर आप बोलोगे बी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एच प्लस आई। जरा आई की वैल्यू बता देना कितना है, आप बोलोगे सर जी आई की वैल्यू है काई एम प्लस एच, तो बी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एच प्लस कितना हो गया भाई काई एम इंटू एच। तो क्या एच आप बाहर ले लेंगे, तो आप बोलोगे सर बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू एच वन प्लस काई एम, ठीक है, म्यू नॉट इंटू एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास में काई एम। अब ये किसकी वैल्यू होती है, तो सर आप बोलोगे बी अपॉन में एच इज इक्वल टू म्यू नॉट और ये हो गया वन प्लस में काई एम। बी अपॉन एच आपका होता है म्यू, ठीक है, म्यू यानी कि परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस काई एम, ठीक है। याद रखना कि बी अपॉन में एच क्या होता है, परमिबिलिटी होता है, ठीक है, परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेट या किसी भी मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा ना उसको हम कहते हैं। तो आप बोलोगे सर म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू हो गया वन प्लस काई एम, और ये तो हमने अभी पढ़ा था, ये तो सर क्या है, रिलेटिव क्या होता है आपके पास में, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, ठीक है। तो म्यू आर इज इक्वल टू हो गया वन प्लस में काई एम। ये इनमें एक छोटा सा रिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट डाउन कर लेंगे इसको, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका जल्दी से फटाफट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जब आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो अब हम चलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ, जिनमें सबसे पहले आता है डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट एंड फेरोमैग्नेट। तो अगली हेडिंग होगी हमारे पास में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, डालो हेडिंग। आइए अब अपने लास्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैटर्स के बारे में। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं एक चीज, आपको मैंने भी समझाया था बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी हम किसी मैटर को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप किसमें रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या करता है, मैग्नेटाइज करता है। क्या करता है बेटा, मैग्नेटाइज करता है उसे। और जब मैग्नेटाइज होता है तो 1846 में, ध्यान से समझिएगा जरा, ठीक है, 1846 में फैराडे ने, ठीक है, फैराडे जो थे आपके, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जितने भी आपके मैटर्स हैं, जो भी आपके सॉलिड है, जिनमें मेटल नॉन मेटल सारी चीजें आती हैं, तो उन मेटल्स को उन्होंने क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। और मैग्नेटिक फील्ड में जब उन्होंने रखा तो उन्होंने देखा कि सर जितने भी मेटल्स हैं उन सब की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। इट मींस उनके मैग्नेटाइजिंग जो बिहेव है, उनका जो मैग्नेटिक बिहेव है वो सभी का अलग अलग है। तो इसी मैग्नेटिक बिहेव के अकॉर्डिंग इन्होंने इन्हें क्लासिफाई कर दिया तीन पार्ट में। पहला सर जी डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, और तीसरा होता है सर जी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये तीन टाइप के सब्सटेंस इन्होंने डिवाइड कर दिए, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो चलो शुरुआत से बताते हैं कि सर जी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, ठीक है, इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक्चुअली मैं आपको बिल्कुल बेस से समझाता हुआ चलूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके दिमाग में डालना है। तो देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर बात करें तो फैराडे ने देखा कि ये मान लीजिए आपका क्या है बेटा, आप बोलोगे सर जी ये हमारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, पहले आप अपनी समझ बना लो कि सर इस तरह से इसको समझना है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब इन्होंने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा, अब आप बोलोगे सर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई एग्जांपल बता दो, तो सर जिंक हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। जब इन्होंने इसको कहां रखा भैया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये क्या होते हैं, स्लाइटली ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज हो जाते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये बात तो कंफर्म है कि वो मैग्नेटाइज्ड होगा, बट ये जो सब्सटेंस होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये उसके स्लाइटली अपोजिट क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर दीज आर द सब्सटेंस, ठीक है, दीज आर द सब्सटेंसेस, ठीक है, दैट आर स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड अपोजिट, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
यानी ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट क्या हो जाते हैं, क्या बोलोगे सर जी, ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब मैग्नेटाइज अपोजिटली हो रहे हैं तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, तो आप बोलोगे सर जी रिपल्सन फोर्स, है ना, रिपल्सन फोर्स ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, रिपल्सन फोर्स अप्लाई करते हैं। अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, इनके बारे में सर जी एटॉमिक बिहेव के बारे में बताइए कि व्हाई दे आर डूइंग सो, इनका एटॉमिक बिहेव क्यों कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इनके एटॉमिक बिहेव के बारे में किसने समझाया, फैराडे ने। एक्चुअली उन्होंने कहा कि भाई हर एक चीज छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी एटम होता है, बट इनका अगर एटम देखें तो एटम में नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यानी नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मींस है कि इसमें इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से समझना, इवन इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसके अंदर जब आपने ऐसे 11th में पढ़ा होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, पहले एक डायरेक्शन में फिर दूसरे डायरेक्शन में, तो ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, है ना, कंप्लीटली फिल्ड। अब जब ये कंप्लीटेड फील्ड होते हैं तो इसका मींस क्या है कि सर जब ऐसे सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इनका जो है आप बोलोगे टोटल टोटल जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट मूवमेंट ठीक है, मूवमेंट वो क्या हो जाता है, जीरो। भाई अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ही जीरो हो गया तो इनको जो इसके अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंस थे, है ना, वो मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन नहीं होगा ना डायरेक्शन में, और जब वो डायरेक्शन में अलाइन नहीं होगा तो क्या बोलोगे सर, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो क्यों, क्योंकि सर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली फील्ड होते हैं सेल में, तो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाता है तो सर इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी जो आती है वो अपोजिट आती है। कैसी आती है, अपोजिट। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाता है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो क्यों हुआ, तो आप बोलोगे सर इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों, एक सेल की बात करें तो इना सेल, एक सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर जी, पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन तो हाई स्पीड से मोशन करेगा, हाई स्पीड से मोशन करेगा, जबकि दूसरा वाला क्या हो जाएगा सर जी, स्लो हो जाएगा। एक हाई स्पीड में चला जाएगा तो एक स्लो हो जाएगा। अब एक हाई स्पीड हो गया एक स्लो हो गया तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर मैग्नेटिक मूवमेंट नेगलाइजेबल हो जाएगा, यानी जीरो। ठीक है, नेगलाइजेबल यानी कि जीरो हो जाएगा, जिसको हम जीरो कह सकते हैं। तो आप बोलोगे इस तरह से ये सर जी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, जब बल्कि ये मैग्नेटिक के क्या हो जाते हैं, अपोजिटली स्लाइटली क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से इनमें ऐसा हो रहा है। ये सारी बातें किसने बताई है, फैराडे ने। तो जब इनका बेसिकली एटम का स्टडी किया गया तो एटम का स्टडी करने के बाद ये पता चला कि सर इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इट मींस इसमें जब हम फिल करते हैं इसके एटम को, अगर अंदर से देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो एक क्या होता है सर, वन डायरेक्शन में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट। और इसी तरह से जो सेल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, तो इनका टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाएगा। जब मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन है कि सर जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन हाईली स्पीड से मोशन करेगा जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया, जिसकी वजह से इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। और जैसे आप इसे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ये मैग्नेटाइज होगा, लेकिन कहां होगा, स्लाइटली अपोजिट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है किसमें, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। अब इसी तरह से हमें समझना है कि सर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किस तरह से बिहेव शो करते हैं अपना किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो चलो पैरामैग्नेटिक की हेडिंग बनाते हैं, समझते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर दीज आर द सब्सटेंसेस, ठीक है, दीज आर द सब्सटेंसेस, ठीक है, which can which can लिख लो, या that can slightly attracted, ठीक है, toward the direction of ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो भाई मैग्नेटाइज्ड होंगे, लेकिन किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। आइए समझाते हैं कैसे। मैंने कहा कि सर हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लिया और इसके अंदर अगर हमने क्या रख दिया, एक इस तरह का ऑब्जेक्ट रख दिया जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और अगर इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम इसके अंदर रखेंगे
तो इसके जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं होता। इट मींस इसमें नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड, आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड। इसमें कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड, इसमें पूरी तरीके से भरे नहीं होते। तो इसमें जो एटम्स है, ऐसे समझिएगा आप, यहां पर इसके जो एटम्स है अगर उनको हम अंदर से देखें तो उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे जो एक डायरेक्शन में ज्यादा है। इनमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनका पेयर नहीं बना होता कंप्लीटली। अब जब कंप्लीटली नहीं बना होगा तो इट्स, आप बोलोगे सर जी मैग्नेटिक मूवमेंट वो जीरो नहीं होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट इज नॉट जीरो, ठीक है, इज नॉट जीरो। इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो नहीं होता। अब जीरो नहीं होता तो सर हर एक एटम, ठीक है, ईच ऑफ एटम, इनका जो हर एक एटम होता है बिहेव एज अ बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा हर एक एटम। तो जरा इनको देखो, जब ये सर खाली रहते हैं तो ऐसे मान लो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है इसके, ये बोलोगे सर जी ये इसके एटम है। और ये कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे सर जी एटम्स आर रैंडमली स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड इन द सब्सटेंस में जो एटम होते हैं ये रैंडमली होते हैं, यानी कोई कहीं जा रहा है, 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 इस तरह से, ठीक है, तो ये रैंडमली फ्री होते हैं। अब जैसे इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड रखोगे, है ना, जैसे इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, एज वी पुट देम इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जैसे हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें क्या होता है सर, जैसे इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे इस तरह से, जैसे आप इनमें रखोगे, तो मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा इसके लिए, तो आप बोलोगे सर इनके जो अंदर के क्या थे सर जी, इनके जो अंदर के क्या थे एटम्स थे, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होते हैं, स्लाइटली, आप बोलोगे सर ये स्लाइटली अट्रैक्टेड हो जाते हैं टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात इनमें होती है। यानी अगर हम डायमैग्नेटिक की बात कर रहे थे तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड थे, बट इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रहे, तो इनका सर मैग्नेटिक मूवमेंट भी जीरो नहीं होगा। और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होगा तो ईच एटम किसकी तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और अगर बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसको अगर हम बाहर से देखें तो बाहर से देखने पर इसके जो एटम है वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे अंदर सब्सटेंस के, लेकिन जैसे इसके आप एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करा दोगे तो हर एक जो एटम है वो क्या हो जाएगा सर जी, मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे अलाइन होगा तो आप बोलोगे सर ये स्लाइटली अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, तो इनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब आप एक आध एग्जांपल बता दो इसका, तो एग्जांपल बता देते हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए, ये कुछ एग्जांपल है, प्लेटिनियम, ठीक है, पीटी, तो ये वो एग्जांपल है जो क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको डिटेल से समझनी है एकदम बढ़िया तरीके से। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर एक बात आपके दिमाग में जानी चाहिए कि इनके एटम में चल क्या रहा है, किस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। अब बात आती है सर जी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को भी एकदम बढ़िया से कंप्लीटली कवर करते हैं। ठीक, तो आप बोलोगे सर दीज आर द सब्सटेंसेस, ठीक है, दीज आर द सब्सटेंसेस, ठीक है, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट हाईली, ठीक है, दैट हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ज्यादा हाईली स्पीड से अट्रैक्ट होते हैं। बस अंतर कहां होता है सर, आपने जो पढ़ा पैरामैग्नेटिक और ये फेरोमैग्नेटिक में बस इतना अंतर होता है कि ये हाईली इंटेंस्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये हाईली इंटेंस्ड होते हैं, इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, किससे सर, पैरामैग्नेटिक से। बाकी बिहेव वैसा ही रहता है। अब इनके बारे में समझ लो कि सर कौन कौन सा सब्सटेंस है, यानी जैसे आप कहोगे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हाईली अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। इनके पीछे का रीजन क्या है इसको समझते हैं, और क्यों ये हाईली अट्रैक्ट होते हैं इनके पीछे भी बात समझते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा रीजन है हाईली इंटेंस्ड होते हैं, हाईली इंटेंस्ड होते हैं।
अब ऐसा क्या हो रहा है कि सर इनके अंदर वही बिहेव है, सिंपल सी बात है कि सर ऐसा ही बिहेव होता है जैसा कि पैरामैग्नेटिक दिखाते हैं, बट ध्यान से समझिए हाईली इंटेंस्ड होते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ इनको अगर अंदर से देखें तो इनके अंदर सर कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, बोलोगे सर इनके एटम का जो साइज है, साइज ऑफ एटम्स आर स्मॉल, इनमें जो एटम का साइज है वो स्मॉल होता है। ड्यू टू दैट इसकी वजह से दे फॉर्म्ड डोमेन इनसाइड द एटम, ये एटम के अंदर डोमेन्स बना लेते हैं, ठीक है, एटम के ही अंदर क्या बना लेते हैं बेटा? डोमेन मींस कैसे? देखो अब ऐसे मान लो कि नॉर्मल कैसे रहते हैं? नॉर्मल तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहते हैं, ठीक है, इस तरह से रहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है एटम, हर एक एटम का स्पीड के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग डोमेन बन जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो डोमेन बना लेते हैं, और हर एक डोमेन की डायरेक्शन अलग अलग होती है। मान लो ये इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले इस तरह से मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हर एक डोमेन की डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अब खुद समझ गए होंगे, ठीक है, मैं इनकी डायरेक्शन बना नहीं रहा हूं, अब आप समझ जाएंगे, चलो बना देते हैं, ठीक है, हर एक अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है सर जी? डोमेन बना ले रहा है, डोमेन इस तरह से। तो इनका ये डोमेन बना लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे सर? डोमेन बना लेंगे, और ईच डोमेन, हर एक डोमेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 टू द पावर 17 से 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एक डोमेन में। अब जैसे ही हम इन्हें बाहर से देखते हैं तो बाहर से आप देख नजर आ रहा है आप लोगों को कि सर इनकी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, सारे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो इनका डोमेन दो तरह से काम करता है, दो तरह से ये हाईली अट्रैक्ट होते हैं। पहला क्या होता है सर जी? डिस्प्लेसमेंट इन द बाउंड्री ऑफ डोमेन। यानी आप यहां पर देखोगे तो भाई अगर मैंने एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दिया इनके अंदर, ठीक है, तो ये अभी सेम साइज के, लेकिन जैसे बाउंड्री डिस्प्लेस्ड करेंगे तो जो डायमेंशन, या आप बोलोगे सर जो डोमेन किसकी डायरेक्शन में था? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था, सर उसका साइज बढ़ जाएगा, और बाकी डोमेन्स क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इस तरह से मूव करते हैं। दूसरा सर, पूरा का पूरा अगर डोमेन रोटेट करता है बाय रोटेशन ऑफ डोमेन, अगर पूरा का पूरा डोमेन रोटेट करता है तो सर जी इसमें क्या होता है? जो हर एक डोमेन था, जैसे इसमें देख रहे हो आप अलग अलग डायरेक्शन थी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे, लेकिन अगर पूरा का पूरा डोमेन ही रोटेट करेगा तो ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ द डोमेन, कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो क्या है सर जी? हर एक डोमेन का हर एक इलेक्ट्रॉन किसकी डायरेक्शन में हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो पहला होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाउंड्री। जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था उसका डोमेन साइज बढ़ जाता है, लेकिन दूसरा अगर पूरा डोमेन ही रोटेट कर रहा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? आप बोलोगे सर जी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में ही अलाइन हो जाता है। इस वजह से क्या होते हैं? हाईली अट्रैक्ट हो जाते हैं किसकी तरफ? आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। इनके एग्जांपल वगैरह मैंने आपको बताई दिए। तो ये था पूरा चैप्टर जो मैंने कंप्लीट रूप से आपको समझा दिया। आई होप आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट, कोई भी ऐसी चीज नहीं बची होगी जो आपको समझ में नहीं आई हो। तो भाई अगर आपको बेहतरीन तरीके से चैप्टर समझ में आया हो और हर एक बात आपको समझ में आई हो तो भाई अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना। कैसे सर? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। तो इसी तरह से मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा एक बेहतरीन क्लास के साथ में और हर एक डाउट आपके सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो।